साथियों, सीएमपीसी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। देखिए, 12वीं क्लास में एक टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और उसमें भी एक खास टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जो टॉपिक है उस पर एक क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। 12th क्लास में जो आरबीएससी या सीबीएसई या किसी बोर्ड से अगर एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें तो ये क्वेश्चन आता ही है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो या किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हो उसके अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है। तो बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन कैसे करना है, पता कैसे चले कि ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बेस थ्योरम का क्वेश्चन करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इसमें एक एक सीक्वेंस से इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। देखिए, सबसे खास बात, बेस थ्योरम जो है वो पूरी की पूरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है, सप्रतिबंध प्रायिकता पर। तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है वो बता रहा हूं मैं। बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर आप पहले देख लीजिए कि बेस थ्योरम का सवाल कैसे करना। बेस थ्योरम के अंदर सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, आपको सवाल में से E1 इवेंट ढूंढनी, आपको E2 इवेंट ढूंढनी सवाल में दे रखी होगी, ठीक है। और हो सकता है वो तीसरी इवेंट भी हो, E3। लगभग 2 इवेंट या 3 इवेंट का सवाल होता है। अब इसमें मैं केवल देखो 2 का ही ले रहा हूं, तीसरी हो तो साथ में से कर लेंगे। जैसे आपके पास में इवेंट ए मिल जाए, आप उसे इवेंट E1 E2 को डिफाइन कर लीजिए। मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूं इसके बाद, पहले स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। आप इसके बाद में फटाक से PE1 निकाल लें, उसके बाद में आप PE2 निकाल लें। सवाल में दे रखी होगी, निकालने का मतलब कोई भारी काम नहीं है, मैं बता रहा हूं अभी। ये जैसे आया, उसके बाद में आप एक न्यू इवेंट ए को डिफाइन करें। हर सवाल का फिक्स पैटर्न, ए को डिफाइन करें, ये क्वेश्चन में गिवन होगी, बीच में कहीं न कहीं गिवन होगी, जो मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वो E1 इवेंट है, इवेंट में से वो ए इवेंट ली गई है, या फिर वो E2 में से ए इवेंट ली गई है। जैसे ही ये सब चीजें आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में 2 बात पूछेगा वो, या तो वो पूछेगा कि PE1 अपॉन ए, और या फिर वो पूछेगा PE2 अपॉन ए, ये बात पूछेगा। अब ये अपॉन ए का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, अपॉन में लिखने का मतलब ये हुआ कि E1 घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में ए के घटने की प्रायिकता, E2 घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में ए के घटने की प्रायिकता। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि वो प्रायिकता क्या होगी कि घटना ए तो है लेकिन वो E1 से घटित हुई है, या फिर घटना ए तो है लेकिन वो E2 से घटित हुई है। अगर तीसरा और होगा तो E3 वाला हो जाएगा। हमारे पास केवल ये एक फिगर रहेगा। अब मैं ये पूरा बेस थ्योरम का, अब आपको इसमें बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला मैं आपको आगे बता रहा हूं इन दोनों के लिए। अगर मान लो PE1 अपॉन ए है तो ये इसमें बन जाएगा PE1 डॉट PA अपॉन E1, ऊपर तो रहेगा क्योंकि E1 के लिए, और नीचे अपॉन में आएगा PE1 डॉट PA अपॉन E1 प्लस PE2 और PA अपॉन E2। अगर ये 3 बार है तो उस कंडीशन में एक और जुड़ जाएगा। अब यहां अगर PE2 ने पूछा तो सेम ये यहां पर आपको E2 बना देना, और नीचे वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं सवाल बताता हूं कि बेस थ्योरम का सवाल कैसा होता है, देखने में पता कैसे चले कि वो बेस थ्योरम का है, और उसे इन फिगर्स में कैसे अपन डालें। तो क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये वाला है। यहां कह रहा है कि यहां 2 बैग है, ठीक है। 2 बैग कहा है, और दोनों बैग में अलग अलग कलर्स की बॉल दे रखी है।
अब दो वेग में आपके पास में जैसे दो वेग दिया तो हमारे पास में E1 और E2 दो इवेंट हो गई। E1 इवेंट को अपन कहेंगे कि फर्स्ट वेग और E2 इवेंट को अपन कहेंगे सेकंड वेग। ठीक है, दो वेग हो गए तो उस कंडीशन में इनकी प्रायिकता दो वेग होने से 1/2 हो गई। हमारा काम खत्म यहां तक। अब इसने कहा कि क्योंकि प्रायिकता 1/2 हो जाएगी तो ठीक है ना, समझ आ रहा ना। अब ए जो मैंने कहा था कि एक इवेंट हर क्वेश्चन पर इसको करेंगे, ये कह रहा है कि इन दो वेग में से एक वेग का रैंडम चयन किया और उसमें से जो एक यादृच्छिक रैंडमली बॉल निकाली ड्रॉ की, वो बॉल रेड बॉल है, ये पहले से ही पता है, गिवन, ध्यान रखना ये इवेंट पहले से गिवन होगी। यहां कह रहा है कि जो बॉल निकाली वो किस कलर की है, वो रेड कलर की है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, हमने दो वेग में से पहले एक वेग का चयन किया, यानी कि E1 वेग का चयन किया, यह घटना पहले घटित हुई। उसके बाद इसमें से हमें वो रेड बॉल की बात कर रहा। अब यहां क्वेश्चन में दे रखा था कि फर्स्ट वेग में 4 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है, सेकंड वेग में 2 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, एक बॉल रेंडम निकालने के लिए कह रहा है वो रेड है, तो ये कह रहा है कि फर्स्ट वेग में से वो रेड बॉल होने की प्रायिकता निकालनी। ये हमारा बेस थ्योरम का मामला। ठीक है, तो फर्स्ट वेग का पूछा, इसका मतलब इन दोनों में से पहला वाला क्वेश्चन पूछा है, यानी वो रेड तो है, ए मतलब रेड तो है, लेकिन उसके फर्स्ट वेग में से होने की प्रायिकता क्या होगी। जबकि यहां ऊपर अपन ने वेग पहले चयन किया और फिर उसमें से अपन देखा कि वो रेड है। तो अब यहां एक चीज नोट कर लीजिए, यहां पहला वेग, तो पहला वेग में से रेड बॉल, तो पहले वेग में से रेड बॉल कितनी है, 4 है, देखो दे रखा क्वेश्चन में, और 4 है तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 8, टोटल 8 हो रही है। इसको काटना मत, बेस थ्योरम की खासियत है संख्या को काटना मत, 1/2 मत करना। ठीक है, एज इट इज। अब सेकंड वाले में देखो कि रेड वो सेकंड वेग है E2 और इसमें से ए यानी कि रेड बॉल, तो इसमें 2 है तो ये 2 बटा इसमें भी 8। ठीक है, दोनों चीजें आ गई। अब इसने पूछा कि वो रेड तो है लेकिन वो पहले वेग में से होने की प्रायिकता क्या, ये पूछ रहा है। ठीक है, हम इसमें बेस थ्योरम यूज कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, PE1 डॉट PA/E1, और अपॉन में कौन बैठेगा, ये सेम यहीं से स्टार्ट कर दें आप। PE1 फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए बहुत इजी काम है, ये E1 और प्लस PE2 और PA/E2। कंफ्यूज होना ही नहीं है, वापस कट रहे देखो एक तरह से, ये ऐसे ऐसे याद रखो, यूनिक इसको ऊपर नीचे कर दो तो ये ऊपर नीचे होने का टेंशन नहीं रहेगा, ये आप कट रहे वैसे लिखो, वापस BA PA बच जाए ऐसे। ठीक है, अब इनमें पुट कर दो, ये तो इसने पूछा ही नहीं है, तो PE1 आपके पास में कितना 1/2, PA/E2 कितना है, ये 4/8, और नीचे आपके मालूम है कि ये 1/2 यही 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहाँ PA/E1 तो ये 4/8 प्लस ये 1/2 है ये, और ये A/E2 कितना था 2/8। अब आप देखोगे ऊपर कहीं काटापीटी नहीं, आपको नीचे से भी हाफ कॉमन आ रहा देख लो, और ऊपर भी हाफ है, तो ये हाफ कॉमन लेते मैं हाफ से आप काट रहा हूं, तो ये 4/8 और नीचे 4/8 प्लस 2/8। ध्यान रखना मैंने कहा काटना मत, तो नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर तो 4/8 और नीचे 4 और 2 6/8, तो कुल मिलाकर के फाइनली क्या हुआ आप देखो, ये 4/6 यानी कि 2/3 रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको यही सिस्टम ध्यान रखना है। अगर यहीं पर ये दूसरे बेग की बात करता तो दूसरे बेग में से अपन इसमें से ले लेते हैं, ये E2 वाला, तो यहां फर्क क्या पड़ता, यहां पर E2 होता, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों में से केवल एक ही बात वो क्वेश्चन में पूछता है। ये बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर है, ये आपके समझ में आ जाए क्योंकि इसका क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता ही है।
आपके सामने यहाँ पेन के दो सेट दे रखे हैं, दोनों ही सेट के अंदर रेड, ब्लैक और अलग अलग कलर्स के पेन है। आपको कहा जाए कि इन दोनों सेट में से आपको कोई एक रेड पेन सेलेक्ट करना है, तो आपके पास में कुल कितने चैलेंज होंगे? दो आपके पास ऑप्शन होंगे, और उसमें से भी सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा? यहां पहला ऑप्शन ये होगा कि आप इसमें से कोई एक सेट सेलेक्ट करें। जैसे मान लो आपने फर्स्ट सेट है उसको सेलेक्ट किया, ठीक है, तो पहला काम आपके पास में कोई भी एक सेट सेलेक्ट करना होगा, और दूसरा काम जो आएगा वो आपके पास में आएगा वो पेन उसमें से ड्रॉ करना। तो अब यहां हुआ क्या, हमारे पास पहला जो काम हुआ वो तो हुआ हमारे पास में इवेंट E1, और दूसरा काम हुआ कि उसमें से रेड पेन निकालना। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले बैग या सेट सेलेक्ट किया और उसके बाद में आपने उसमें से रेड पेन लिया। तो ये जो कंडीशन कहलाती है ये सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो ये इस सिस्टम में ध्यान क्या रखना है कि हमें पहले पेन तो निकालना है, लेकिन दो सेट थे तो दो सेट में से आपको कोई भी एक सेट सेलेक्ट करना होगा। ये इवेंट पहले होगी जो घट चुकी होगी, और उसके बाद उसमें से आपको एक पेन निकालना है जो कि एक घटना घट जाने के बाद दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता को बताती है, और ये कहलाती है आपके सप्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल जब भी आते हैं तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए बेस थ्योरम, और ये बेस थ्योरम 12वीं क्लास की यानी कि चैप्टर जो 13 है प्रायिकता वाला, उसमें 13.3 जो एक्सरसाइज है पूरी की पूरी बेस थ्योरम की है। लेकिन वहां पता नहीं चलता कि बेस थ्योरम का यूज कैसे करें। मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, छात्रावास वाला, यानी कुछ छात्र हॉस्टल में रहते हुए ए ग्रेड लेते हैं और कुछ जो है हॉस्टल में नहीं रहते हुए ए ग्रेड लेते हैं, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है, आपको नया काम कुछ भी नहीं करना। इस स्ट्रक्चर को सेट कर लीजिए और इस स्ट्रक्चर के अंदर आप सारे डेटा जो है वो फीड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहां आप देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने लिया है, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला E1, तो वो क्या बनेगा, जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं, तो मैं इसको लिख देता हूं हॉस्टलर, ठीक है। दूसरा जो है वो नॉन हॉस्टलर, ठीक है। ये E1 और E2 इवेंट हो गई। अब PE1 तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि 60% जो स्टूडेंट्स है वो हॉस्टलर है, तो आप इसमें 60% को लिख दे आप 0.6, ठीक है। फिर 40% है वो नॉन हॉस्टलर है, सवाल में साफ दे रखा है, तो ये 0.4 कर दें इसे। अब यहाँ इवेंट ए, मैंने कहा ना हर क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखनी, तो इवेंट ए पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया था उसमें इवेंट ए अपन ने रेड बॉल के लिए कहा था, यहाँ बेग फर्स्ट था बेग सेकंड था, ठीक है। अब इसमें ए है तो इसमें कह रहा कि ए ग्रेड लेना, ठीक है, तो ये ए नाम भी अपन ने ए दे रखा है, ये सब यूज करना, लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रेड ए हो जाएगा, ए ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स। अब ध्यान देना पूछा क्या है, PA/E1 निकालना है, मैंने कहा था, तो PA/E1 यानी कि वो हॉस्टलर हैं और हॉस्टल में रहते हुए उन्होंने ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो उस कंडीशन में आप देखो ये दे रखा है आपके कितना 30% यानी कि 0.3, और हॉस्टल में नहीं रहते हुए नॉन हॉस्टलर है और उन्होंने ए ग्रेड प्राप्त करने वाले कितने हैं 20% यानी कि 0.2, ठीक है। अब मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला पहले डाल रखा, लेकिन इसको मैंने अधूरा कर रखा, आप देख लीजिए, छोड़ रखा है मैंने इसके अंदर, कारण कि हमारे पास में दो चीजें हैं, दोनों में से कोई न कोई वो एक पूछेगा, यानी कि वो ए ग्रेड तो प्राप्त कर रहा है लेकिन वो हॉस्टलर है या नॉन हॉस्टलर है,
ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि वो हॉस्टलर है, ये पूछ रहा है। ए ग्रेड प्राप्त किया है लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हॉस्टलर है, तो उस कंडीशन में इसने क्वेश्चन फर्स्ट वाला पूछा है, ये नहीं पूछा है। और इसीलिए मैंने प्रायिकता वाला फॉर्मूला है वो इसमें इसने एक तरह से ये वाली बात पूछी है तो इसके इक्वल ले ले, PE1/A पूछा है। अब यहां देखिए मैंने ऊपर PE.PA/E लिखा है, जबकि नीचे PE1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2 लिख दिया। नीचे दोनों का सम डाल दिया, क्योंकि नीचे तो हर क्वेश्चन में सम ही आएगा, 2 इवेंट हो या 3 इवेंट हो। यहां पर 2 वाले आगे 3 इवेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, हमें प्लस E3 वाला भी करना पड़ेगा। मैंने ऊपर देखिए यहां पर 1 1 2 2 कुछ भी नहीं लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन पहले पता नहीं था, लेकिन ये पता चल गया कि ये E1 वाला है, तो आपको यहां 1 और 1 कर देना है। ठीक है, बस अब हमारा काम हो गया, हमारे सारे वैल्यूज आ गई, अपन वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो PE1 कितना है, PE1 का क्या है, ये रहा 0.6 डॉट, और PA/E1 कितना है, A/E1 0.3, और नीचे क्या बनेगा, जो सेम सिस्टम ये वही बनेगा नीचे, तो अपन इसके नीचे लिख लेते हैं। नीचे क्या आएगा, PE1 यानी कि 0.6 मल्टीप्लाई A/E1 0.3, फिर प्लस PE2 यानी कि 0.4 मल्टीप्लाई PA/E2, इट मींस 0.2। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो आप यहां देखो, क्योंकि पहले बोल्स वाला जो क्वेश्चन लिया था मैंने सेकंड में, उसके अंदर तो सब में यहाँ हाफ था, यहाँ हाफ था, यहाँ हाफ था। ठीक है, तो मैंने यूं का बाहर निकाल के कॉमन कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ ऐसा नहीं है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6×18 यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये कितना बन रहा, 0.18, और नीचे क्या बनेगा, नीचे भी ये 0.18 प्लस ये 4 दूनी 8, 0.08, यानी ये क्या बनेगा, 0.18 अपॉन 8 ने 8 16 1 2 0 पॉइंट, यानी कि ये कितना बन रहा 9/13। यही आपके रिक्वायर्ड आंसर होगा इसका PE1/A का। अगर आपको ये पूछता कि ये नॉन हॉस्टलर है और ए ग्रेड निकला, तो आप इसमें क्या चेंज करते, यहां 1 1 की जगह 2 2 कर लेते। यही तो बेस थ्योरम का सिस्टम है जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपके इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कोई भारी नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आप इजी वे में कर सकते हैं। जब हमारे सामने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर 4 या 5 ऑप्शन होते हैं। अब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उसमें से 4 या 5 जो भी ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन भरें, ये हमारी कोशिश रहती है। अब यहाँ वो सही ऑप्शन भरें, इसके लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं। क्या, एक तो ये कि जो ऑप्शन हम सही मान करके भरने जा रहे हैं वो हमें आता है और हम सही भर रहे हैं, हम जानते हैं उसका आंसर पहले से। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम आंसर जानते तो नहीं है, लेकिन हम उसका आंसर ठोकने की कोशिश करते हैं, केवल अनुमान लगाते हैं और उसमें भरने की कोशिश करते हैं कि शायद यही इसका सही आंसर होगा। तो हमारे पास 2 बातें हो गई, या तो हम जानते हैं आंसर या फिर अनुमान लगा करके भर देते हैं। अब यहाँ जो बेस थ्योरम का क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का है जो 13.3 जो है एक्सरसाइज है 12वीं क्लास की मैथ्स की 13 चैप्टर की, उसमें आपके एक क्वेश्चन दे रखा है, लगभग चौथा क्वेश्चन इसका। अब देखिए मैंने कहा ना, बेस थ्योरम के क्वेश्चन सही करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को समझ लें। मैंने ये स्ट्रक्चर बार बार बताया है, और फिर से मैंने जब मैंने पहले क्वेश्चन करवाया इसके जस्ट पहले वाला, मैंने उसके अंदर यही सारी चीजें लिखी थी, ये वाली एज इट इज, और मैंने यहाँ जो भी डाटा फीड किए थे वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए, रिमूव कर दिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या रहा,
मैंने कहा था कि सबसे पहले E1 और E2 की आप पहचान करें, आइडेंटिफाई करें। E1 क्या है? या तो उस ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर वो जानता है, ठीक है, तो जानता है तो हम इसमें लिख देते हैं जानता है या फिर नोज जानता है। और दूसरा ऑप्शन उसके पास में वो गेस करता है, GUESS। ये दो ऑप्शन है, अनुमान लगाता है, ठीक है। दोनों इवेंट हो गई। अब यहां इसने क्वेश्चन में साफ साफ PE1 और PE2 दे रखा है, तो PE1 कितनी आपके पास में? ये कह रहा है कि वो आंसर जानता है, इसकी प्रायिकता है 3/4, ठीक है। और ये कह रहा है कि वो PE2 अनुमान लगाने की बात वो कर रहा है, तो ये 1/4, ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है, हमें कुछ भी नहीं करना। अब यहां आती है घटना ए, ठीक है। अब घटना ए की हम बात करें तो इसमें मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन में ए इवेंट वो होगी। तो ये घटना है क्या? आंसर करेक्ट हो। तो अब ये कह रहा है कि पहली बात पूछिए कि वो करेक्ट तो हो, लेकिन किस कंडीशन में हो? वह E1 यानी कि जानता है और करेक्ट हो। और क्वेश्चन में साफ लिखा है कि उसने आंसर सही दिया है, ये क्वेश्चन में लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1, क्योंकि जानता है और सही कर रहा है, ठीक है। ये क्या हुई? सप्रतिबंध प्रायिकता, क्योंकि घटना E1 पहले घटी है और A बाद में घटी। E1 पहले कैसे घटी? वह उत्तर जानता है और फिर A यानी कि उसने उत्तर सही दिया, करेक्ट दिया। यही तो सप्रतिबंध प्रायिकता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब दूसरी कंडीशन, अब की बार E2 घटना की बात कर रहा है कि वह गेस करता है, ठोकता है आंसर और वो सही होता है, तो उसकी प्रायिकता इसने दे रखी है 1/4, ठीक है। ये हमारे पास में सारे डाटा आ गए। अब यूज करना है बेस थ्योरम, ठीक है। अब बेस थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास, मैंने कहा कि दो चीजें हैं, दोनों में से वो हमेशा सवाल में एक बात पूछेगा, ठीक है। तो वो या तो E1/A पूछेगा या E2/A पूछेगा, और इसका आंसर अपन बेस थ्योरम से फाइंड करते हैं। अब ये मतलब क्या हुआ? यहां देखिए A ऊपर है, E1 नीचे है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक आंसर सही है, क्षमा करें, आंसर वह जानता है और करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहां अर्थ क्या है कि आंसर करेक्ट तो है पर वो जानता है, इसकी क्या प्रायिकता है? और दूसरी बात, वह जानता तो है आंसर, मतलब करेक्ट तो है उसका, लेकिन E2 यानी कि उसने ठोका है, अंदाज लगा करके भर दिया और वो सही हो गया, जो कि हम अक्सर परीक्षाओं में करते हैं, रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क लेना भी चाहिए। उस समय हमें जेनेट रैंड की जो पोइम है इंग्लिश में चलती है, वो जरूर याद रखनी चाहिए। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। तो यहां पूछा क्या है? यहां इसने दिया है, इसने कहा कि आप ये वाला बताना है कि उत्तर जानता है, मतलब सही तो हुआ है लेकिन वह उत्तर जानता है। तो हमें इसमें ये वाला पूर्ण लगाना है। अब इसमें मैंने क्या छोड़ रखा, देखिए क्या खाली छोड़ रखा है। नीचे मैंने देखिए पूरा पूरा एज इट इज लिखा हुआ हर में, E1 A/E1, E2 A/E2, लेकिन ऊपर मैंने यहां पिछले वाले क्वेश्चन में 1 था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि वह यहां वो इन दोनों में से क्या पूछ रहा वो अपने को यहां क्वेश्चन से पता चलेगा। तो अब यहां पर इसने 1 वाला ही पूछा है, तो आप ये 1 कर दीजिए, बस नीचे हमारे कुछ चेंज करना ही नहीं। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो PE1 कितना है आपके? PE1 3/4 और PA/E1, तो ये A/E1 कहाँ है? ये रहा 1, तो ये 1 हो गया। अब अपॉन में बात करें तो एक बार तो यही आएगा एज इट इज, मल्टीप्लाई 1, यूं कहीं जो चीज ये आए वही आ जाएगी। अब E2 वाला सिस्टम ले लेते हैं, तो PE2 कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई PA/E2, तो A/E2 दे रखा अपन ले लिया, पहले लिख लिया है, तो ये 1/4
ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये बन रहा क्या, 3/4 सोल्व करने में ध्यान रखना। और ये कितना 3/4, तो ये आ जाएगा, एक काम करो इसमें से 1/4 कॉमन ले लो ना, ये 1/4 कॉमन ले लिया तो ये 3 + 1/4, ठीक है। ऊपर तो 3/4 ही रहेगा और नीचे बन गया 1/4 और ये 12 और 13/4। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 3/4 आप नीचे ले लीजिए, मतलब ऐसे लिख दीजिए, और ये अपॉन वाले जो पूरे रिवर्स हो जाएंगे, 4/1 और ये 4/13, ठीक है। तो ये 4 से 4 कैंसल, तो ये क्या बना, 12/13 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके इसका क्वेश्चन बनेगा। देखिए पूरा एक सिस्टम है इसका, इस सिस्टम को अगर फॉलो कर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। बेस थ्योरम के क्वेश्चन जैसे आते हैं तो मैं डर तो लगता है, लेकिन एक बार अगर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तो उस स्ट्रक्चर में डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी पड़ती है। ये जो सिस्टम बता रखा मैंने स्ट्रक्चर इसके अंदर, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बेस थ्योरम का आप देख लीजिए क्या है, रोग और उससे उसका इलाज किया जाए, ब्लड टेस्ट किया जाए, असरदार है नहीं, जो सब चीज़ दे रखा है इस क्वेश्चन में साफ साफ। तो इसमें से हमें डाटा निकालने हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो आप, सबसे पहले मैंने कहा था E1 और E2 को इसमें से निकालिए। तो E1 क्या है, सीधा सीधा क्लियर, E1 E2 में कोई दिक्कत नहीं है कि वो रोगग्रस्त है, ठीक है, इसको लिख दें रोगग्रस्त है, और इसमें ये रोगग्रस्त नहीं, साफ साफ दे रखा है। तो हमने E1 E2 को पहचान लिया, दोनों इवेंट हो गई, इसमें भी 2 इवेंट ही है। अब PE1 और PE2 की बात करें, देखिए साफ साफ ये कह रहा है कि रोगग्रस्त है और उसका ब्लड टेस्ट किया गया, तो उस कंडीशन में ये 0.1% जो है इसका ये रोगग्रस्त लोग इसके अंदर शामिल है, ठीक है। 0.1% का मतलब क्या हुआ, 0.1% ही, यानी कि 1/000, तो ये बन जाएगा 1/1000, ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं कि 0.001, ठीक है। ऐसे ही अब PE2 कैसे निकालोगे, PE2 के लिए अपन निकाल लेंगे 1 - PE1, तो ये बन जाएगा 0.999। अब A के लिए क्या है, ब्लड टेस्ट किया गया। अब यहां हम बात करते हैं PA/E1, यानी वो रोगी है और उसका ब्लड टेस्ट किया गया। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये चीज कहीं न कहीं दे रखी है आपके, देख लो, ये दे रखी 99%, यानी कि ये हो जाएगा 0.99। E2 और A, यानी कि वो रोगी नहीं है और उसका ब्लड टेस्ट किया गया, तो वो कितना हो जाएगा आपके 0.5%, यानी कि कितना बन जाएगा, ये 0.5% का मतलब क्या हुआ, नीचे 1000 हो जाएगा, तो 005। ये सारे डाटा हमारे इसके अंदर आ गए। अब हमें इसमें करना क्या है, यहाँ 2 जो बात पूछी है, दोनों में से इसने क्या पूछी है वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रखा है, फर्स्ट वाला पूछा है या सेकंड वाला, ब्लड टेस्ट पहले किया और अब वो रोगग्रस्त है ये पता करना, इसका मतलब यही पूछा इसने। तो वैल्यू पुट कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ हर बार अभी तक अपने 1 ही आ रहा है, मैंने स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया है, हर में नीचे वो की वही चीजें, कोई चेंज नहीं आ रहा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, यानी अपने को यही निकालना है। तो PE1 कितना है, PE1 हमारे पास में 0.001 मल्टीप्लाई A/E1, तो A/E1 क्या हुआ 0.99। अब अपॉन की बात करें तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रह जाएगी, इसमें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, 0.99 प्लस PE2 कहाँ गया, PE2 ये रहा 0.999 मल्टीप्लाई A/E2, तो A/E2 क्या हुआ, ये 0.005, ठीक
ठीक है, अब इनको अपने को सोल्व करना है। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा 9 9। अब कितने पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, ऊपर तो आ जाएगा ये 0 पॉइंट, मतलब 3 बार 0 और फिर ये नीचे क्या बनेगा, नीचे भी देखो सेम बन जाएगा 0.000099। तो मैंने ये कैलकुलेशन कर ली है। यहाँ जो आपकी क्या देखो दशमलव यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तो 6 हो जाएगा, और जबकि यहाँ 5 ही हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने इसकी कैलकुलेशन की है 0.00099 और नीचे आपके क्या बना था 0.00 2 बार और 59 ये 59 अब यहाँ दशमलव के बाद में कितने 6 डिजिट है और ऊपर तो इसमें 1 0 लगा दिया, तो ऊपर तो हो गया 9 9 0 5 9 8 5 198 अपॉन 1197 कैलकुलेशन है। अब ये देखो थोड़ी बड़ी हो रही, भले चाहो तो आप आंसर यही छोड़ सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर देखिए 8 9 17 ने 18 3 से दोनों कट रहे हैं, ठीक है। और यस ये बनेगा आपके 22 अपॉन 133। तो कहने का मतलब कैलकुलेशन है तो कोई भी कैसे भी कर सकता है। तो ये देखिए आप बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर अगर समझ में आ जाता है तो हम आंसर तक इजी वे में पहुंच सकते हैं। हमें ये पता चलना चाहिए कि बेस थ्योरम में हमें चाहिए क्या क्या, क्वेश्चन में से उन डाटा को हम कैसे ले सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ये जो क्वेश्चन दे रखा है बेस थ्योरम का, देखिए इसमें स्ट्रक्चर पहले ही नोट कर लीजिए, और इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर के लिए जो जो अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन से डायरेक्ट अपन एक एक इंफॉर्मेशन लेते हैं और इस स्ट्रक्चर में डालते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहां पर 3 इवेंट है, E1 E2 E3 इवेंट को डिफाइन करते हैं। अब E1 E2 E3 क्या है, देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि एक कोई बीमा कंपनी है। बीमा कंपनी 3 प्रकार के वाहन चालकों का बीमा करती है, जिसमें सबसे पहले स्कूटर वाला है, फिर कार चालक है, फिर ट्रक चालक है। 3 तरह के हो गए। तो सबसे पहले E1 E2 E3 क्या हो गए, हमारे स्कूटर चालक का बीमा होना, E2 हो गया हमारे कार चालक का बीमा होना, और E3 हो गया हमारे पास में ट्रक चालक का बीमा होना। तीनों इवेंट हो गई। अब इन तीनों इवेंट के कॉरस्पॉन्डेंस, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में तीनों ही तरह की कंपनियों के लिए टोटल कितने ट्रक चालकों, कार चालकों और स्कूटर चालकों का जो बीमा किया है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। 2000, 4000 और 6000 टोटल हो रहा है कितना 12,000। तो ये 12,000 टोटल हो गए। अब हमें इसमें एक एक के लिए PE1, PE2, PE3 लिखनी है। तो PE1 क्या हो जाएगा 2000 बटे 12,000 यानी कि 1/6। PE2 क्या हो जाएगी 4000 अपॉन 12,000, तो ये हो जाएगी 1/3, और 6000 अपॉन 12,000 तो ये 1/2। तीनों ही पर निकाल ली, PE1, PE2, PE3। अब अगला काम क्या, अगला काम मैंने आपको बताया था कि इवेंट ए को डिफाइन करना, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। ये इवेंट ए क्या है, क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर दे रखा है कि एक्सीडेंट होना, यानी 3 जो ड्राइवर है और तीनों ही तरह के ड्राइवरों में से एक्सीडेंट तो होता है, ये इसने क्लियर कर दिया है, यानी कि ये गिवन इवेंट है। तो ए हमारे पास में क्या हो जाएगा एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट होता है किसके द्वारा E1 यानी कि स्कूटर के द्वारा। फिर एक्सीडेंट होता है किसके द्वारा E2, इट मींस कार के द्वारा। और फिर एक्सीडेंट होता है किसके द्वारा E3 यानी कि ट्रक के द्वारा। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास में साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। आप देख लीजिए क्या दे रखा 0.01, 0.03 और 0.15, ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब वो क्या पूछेगा, हमारे पास में जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास में 3 संभावनाएं है क्वेश्चन बनने की।
तीन संभावनाएं कौन कौन सी, इनमें से कोई भी वो एक पूछेगा। एक्सीडेंट होता है लेकिन स्कूटर के द्वारा, एक्सीडेंट होता है कार के द्वारा, एक्सीडेंट होता है ट्रक के द्वारा। इन तीनों में से इसने एक क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि एक्सीडेंट तो होता है लेकिन स्कूटर के द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन का सिस्टम है। अब यहां बेस थ्योरम को प्रतिलोम प्रायिकता क्यों कहा गया है, क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट तो होता है लेकिन स्कूटर के द्वारा है, कार के द्वारा या ट्रक के द्वारा, उल्टा पूछा है, इसलिए इसको प्रतिलोम प्रायिकता कहते हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। तो ये इसके अंदर पूछा नहीं, ये पूछा नहीं, ये पूछा है। हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो क्या होगी वैल्यूज, PE1 PA/E1, तो PE1 आपके पास में 1/6, PA/E1 आपके पास में 0.01, और अपॉन में चलें तो ये पहले तो सेम सिस्टम आएगा 1/6 इंटू 0.01 प्लस नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई और 0.03 प्लस 1/2 लास्ट वाला और मल्टीप्लाई 0.15। ये हमारा कैलकुलेशन, बस बाकी जो कैलकुलेशन करते हैं इसका आंसर बन जाएगा। अब यहां दरअसल मेरे यहाँ देखो स्कूटर, कार और ट्रक लिख दिया है सुविधा के लिए, हालांकि मुझे यहाँ SCOT की जगह क्या लिखना था, E1, E2 और E3। बात वही है, समझने के लिए मैंने स्कूटर, कार और ट्रक लिख दिया है। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप जानते हैं, मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बेस थ्योरम के क्वेश्चन को करने के लिए इस गिवन स्ट्रक्चर को मैंने हर क्वेश्चन में दे रखा है, इस स्ट्रक्चर को पहले ही दिमाग में फिट कर लें, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बताना चाहूंगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको कोई इस पर पैसा नहीं देना है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और आप फ्री में क्लासेस लीजिए। मैं आपसे इसके लिए, इसके एवज में कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं। और बताना चाहूंगा कि ये जो क्लासेस है आपको 12th क्लास के मैथ्स, 11th क्लास के मैथ्स और ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स, इसके अलावा रीट, मैथ्स और साइंस, ये सारी क्लासेस आपको इसी CMPC यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप चैनल से जुड़ें और निःशुल्क घर बैठे क्लास देखिए और अपना कैरियर बनाइए। यहां बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर जो अप्लाई करना है, जो स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूं, इस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहां पर केवल दो ही इवेंट है, पता कैसे चल रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि यहां पर एक कारखाने में, फैक्ट्री में दो मशीनें लगी हैं, मशीन A और मशीन B, वो दोनों ही प्रोडक्शन करती है और कुल प्रोडक्शन का एक मशीन 60% करती है, दूसरी मशीन 40% करती है, और फिर कुल उत्पादन में से दोनों ही मशीनें कुछ परसेंट खराब प्रोडक्शन भी देती है। तो इस कंडीशन में हमें इस क्वेश्चन को सेट करना है। अब देखिए, क्योंकि E1 और E2 दो ही मशीनें हैं, तो हमारे पास में E1 और E2 डिफाइन हो गई, मशीन A होना या मशीन B होना। ठीक है, दोनों को अपन ने E1 E2 डिफाइन कर दिया। अब हमारा काम क्या, PE1 और PE2 क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि पहली जो मशीन है वो कुल उत्पादन का कितना 60% कर रही है, दूसरी मशीन 40% कर रही है। 60/100 कर लीजिए और इसे 40/100 कर लीजिए, काटने पीटने की जरूरत नहीं। अब यहां इवेंट A को डिफाइन करिए, जो सबसे जरूरी रोल इसमें पे करती है। A क्या होगी, जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन, वो प्रोडक्शन खराब है। ठीक है, तो प्रोडक्शन खराब होना, प्रोडक्शन खराब तो है, पहली मशीन से
प्रोडक्शन खराब होना, तो पहली मशीन से प्रोडक्शन खराब होने के लिए इसने साफ साफ दे रखा है कितना 2%, तो ये 2% यानी कि 2/100, और दूसरी मशीन खराब प्रोडक्शन करती है तो इसके लिए 1% है, तो 1/100 हो जाएगा। हमारे पास हमारा काम हो चुका। अभी इसने जो पूछा होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह की संभावनाएं बन रही है इसके अंदर, और दो संभावनाएं क्या बन रही है कि प्रोडक्शन खराब तो है लेकिन मशीन फर्स्ट वाला प्रोडक्शन है वो जो खराब निकला, और वो प्रोडक्शन खराब तो है लेकिन मशीन सेकंड द्वारा यानी कि बी मशीन द्वारा खराब प्रोडक्शन निकला। तो अब इसमें दोनों में से क्या पूछा है आप क्वेश्चन में देखिए, ये पूछ रहा है कि बी जो मशीन है उसके द्वारा वो प्रोडक्शन खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। जस्ट प्रतिलोम प्रायिकता, इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रायिकता। तो इसके लिए हमारे पास में इसने सेकंड वाला पूछा है, ये नहीं पूछा है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। अब ये E2 मैंने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 1 1 लिखा था, मैं इसे 2 2 कर लेता हूं, और अपॉन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डायरेक्ट जो फॉर्मूला है PE2 और PA/E2 पुट कर दीजिए वैल्यूज, क्योंकि PE2 और PA/E2 है तो हमें सेकेंड वाला पार्ट लेना पड़ेगा। यानी सेकेंड वाला क्या था यहाँ पे, PE2 40, तो ये 40, और यहां पर इसका सेकेंड वाला 0.01, फिर नीचे भी हमें यहां पर 0.01 लेना पड़ेगा। और PE1 की, तो PE1 क्या है 0.60 मल्टीप्लाई 0.02, बस। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आंसर इसका आएगा 1/4। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेस थ्योरम का सिस्टम है मेरे हिसाब से। अब तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस थ्योरम का इस तरह का स्ट्रक्चर मैं सोचता हूं कि और किसी ने इस तरीके से नहीं बताया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेस थ्योरम पर बेस्ड है, क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन के लिए बेस थ्योरम का जो एक सिस्टम है मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, वो स्ट्रक्चर ये है। आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। स्ट्रक्चर अगर दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई देरी लगेगी और कभी नहीं भूलेंगे आप। देखिए मैंने यहां पर सबसे पहले इवेंट E1 E2 PE1 PE2 A PA/E1 PA/E2, और लास्ट में ये जो पैटर्न है जिसमें से अपने कुछ फाइंड करना होगा, मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि इसका सिस्टम फिक्स है। अब सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए वो चुनाव की स्पर्धा में है, कंपटीशन में है। अब यहां पर दो दल है, तो हमारी पहली इवेंट क्या हो जाएगी, टीम फर्स्ट, और यहां टीम सेकंड हो जाएगी। दो ही दल है। अब इन दोनों के लिए जो प्रोबेबिलिटी चाहिए PE1 और PE2, इनके जीतने की प्रायिकता कितनी है, तो क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है। PE1 कितना दे रखा है 0.6, और PE2 दे रखा है 0.4। ये इन दोनों के जीतने की संभावना है। अब हमारे को अगला खास सबसे खास पार्ट जो वो है ए। अब ये ए इवेंट क्या है, ये कह रहा है कि अगर दल ए जीतता है या दल बी जीतता है, तो जो भी जीतता है उसके कोई न कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए को हम लिखेंगे कि न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करना। अब हमारे पास में आ रहा है न्यू प्रोडक्ट स्टार्ट करता है कौन सा, फर्स्ट दल, फर्स्ट टीम। तो इसके लिए जो प्रायिकता है क्वेश्चन में साफ साफ दे रखी है, वो कितनी है 0.7, और दूसरे दल के नया प्रोडक्ट स्टार्ट करने की जो प्रायिकता है वो भी दे रखी है 0.3। अब हमारे पास में फाइनली दो पॉसिबिलिटी है, यानी इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से, या तो क्वेश्चन में ये पूछा होगा कि नया प्रोडक्ट तो स्टार्ट कर रहा है लेकिन कौन सा फर्स्ट दल कर रहा है, और या फिर ये पूछेगा कि नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहा है लेकिन वो सेकेंड दल स्टार्ट कर रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट के लिए नहीं सेकेंड दल के लिए पूछा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यूज कीजिए आप बेस थ्योरम। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PE2/A। इट मींस ये फॉर्मूला लिख दीजिए आप फटाक से, नीचे वाले सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा,
ऊपर मैंने यहाँ छोड़ रखा है, छोड़ा है इसलिए फॉर्मूले में क्योंकि हमारे को E1 और E2 में से लिखना, लेकिन हमें पहले पता है तो हम यहाँ पर E2 कर लेते हैं। और अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। तो PE2 कितना है आपके पास में 0.4 मल्टीप्लाई PA अपॉन E2 कितना है 0.3 अपॉन में नीचे PE1 आपके पास में 0.6 मल्टीप्लाई A अपॉन E1 तो ये 0.7 और फिर आपके पास में सेकंड जो पार्ट है सेम ऊपर वाला बैठ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई 0.3। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, इसमें ये 6 से कट रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 2/9। ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी तरीका है बेस थ्योरम के लिए। तो आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी, और इसका नाम क्या है, बेस थ्योरम का दूसरा नाम क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप कमेंट करके बताएं, अगर आपने पढ़ा है तो याद आ जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या चेंज किया है। मैंने जो डेफिनेशन थी वो सारी हटा दी, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम रखा है। एक बात और, यहां मैंने 2 रख दिया है तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये फर्स्ट इवेंट का क्वेश्चन पूछ रहा है या सेकेंड का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन सामने है। ये कह रहा है कि एक कोई गर्ल है, लड़की है, वो पासा उछालती है, पासे पर 5 या 6 आता है तो उस केस में कॉइन को टॉस करती है और उसमें हेड को नोट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाले में इवन में क्या शामिल होगा, इसमें पासे पर 5 या 6 आना। इसमें 5 या 6 आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, साथ साथ लिख दो, केवल 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 2/6। पहली इवेंट के लिए ये बता रहा है कि अगर वो 5 और 6 आता है उस पासे पर तो उस केस में वह 3 बार कॉइन को टॉस करती है और उस पर हेड वो नोट करती है। ठीक है, तो हमारे पहली कंडीशन 5 या 6 के लिए PE1 2/6 आ गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर वह 5 और 6 नहीं 1 2 3 4 आ जाए तो उस समय वह कॉइन को टॉस करती है। अब की बार वो हेड या टेल नोट करती है। पिछले वाले में, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में तो वो अगर 5 या 6 आता है तो वो क्या करती है, कॉइन को 3 बार टॉस करती है। कितनी बार, 3 बार, और फिर उसमें हेड नोट करती है। लेकिन दूसरी इवेंट में ये कह रहा है कि 1 2 3 4 अगर आ जाता है उस पासे पर तो उस केस में वह हेड या टेल नोट करती है। मतलब कब, जब कॉइन को एक बार ही टॉस करती है। तो अब ये दोनों कंडीशन बन गई, हमारे इसमें बन जाएगा 4/6। ठीक है, अब इवेंट ए की बात कर रहा, तो दोनों ही इवेंट में कॉमन चीज क्या है, हेड आना, कॉइन को टॉस करने पर हेड आना। तो ये इसमें आप हेड नोट कर लीजिए, कॉइन पर हेड आ जाना, ये हमारे ए हो जाएगी। अब हमारे पास में PA/E1 की बात कर रहा है, यानी कि 5 या 6 आए उस समय कॉइन पर हेड आने की प्रायिकता। अब यहां थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉइन को वो कितनी बार टॉस कर रहा है, वो कॉइन को 3 बार टॉस कर रहा है, तो टोटल इवेंट कितनी होगी पहले हमें वो देखनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, HT मल्टीप्लाई HT मल्टीप्लाई HT। तो पहले HT कर लीजिए, तो ये HT फिर TH फिर TT। अब आप इसे HT से कर लीजिए, तो पहले H से करिए, तो ये H फिर H का इससे करिए तो HTH फिर H का TH से करिए तो THH फिर H का TT से करिए तो TTH फिर T से करिए चारों को। अब इसमें पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि अगर 5 या 6 आए तो उस केस में कॉइन पर हेड कितनी बार आया। अच्छा, एक हेड क्यों, सवाल में साफ दे रखा है, तो इसमें एक हेड कहां कहां आ रहा है देख लीजिए, नंबर 1 2
और 3, तो 3 भरा, तो ये PA/E1 क्या हो जाएगा 3/8। और दूसरी बार में अगर 1 2 3 4 आता है तो और उस समय कॉइन को एक बार टॉस करता है, तो एक बार टॉस करे तो उसमें तो हेड और टेल की 1/2 होती है, तो मैं डायरेक्ट इसको 1/2 लिख लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमारे को इसमें पूछा क्या है, देखिए हमारे पास सारा काम हो गया, इसने इन दोनों में से एक इवेंट पूछी होगी, तो ये कह रहा है कि आपके सेकेंड वाली इवेंट के बारे में बात कर रहा है कि 1 2 3 4 अगर आता है पासे पर, तो उस केस में जो कॉइन को टॉस करती है तो हेड या टेल आने में उसके हेड की प्रायिकता क्या होगी। तो फर्स्ट वाला नहीं सेकंड वाला पूछा है, तो मुझे यहाँ 2 2 जो मैंने मिटा दिया था वापस लिख लेता हूं, और अब मैं इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेता हूं। P2 आपके दे रखा है 4/6 मल्टीप्लाई A/E2 1/2 2/6 3/8 प्लस फिर वापस जो ऊपर था वही आ जाएगा, तो ये 4/6 मल्टीप्लाई 1/2। बस इसे सोल्व कर लीजिए आप। तो ये ऊपर तो बन रहा देखो कितना, 2 से काट 2 बार, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 1/3, और नीचे क्या बन रहा है, ये 3 से 2 टाइम्स और 2 से 2 कैंसल, तो ये 1/8, और यहाँ आपके 2 और ये 2 से 3, तो 1/3, मतलब ये हो रहा है 1/3 मल्टीप्लाइज और 8 3 11, तो ये 24/11। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, ये 8, तो ये 8/11 इसका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर है। ये आपके बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी तरीका है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कर लेना, शेयर भी कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूं। ये काम इतना आसान नहीं है, आपके लिए मैं बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहा हूं, कुछ भी नहीं कमाना मुझे, केवल आप फ्री इस चैनल पर आप सारा मैथ्स का कंटेंट प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास में 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है। वैसे आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें से एक पत्ता खो जाता है। अब ये कह रहा है कि जब पत्ता खो जाता है उसके बाद में उस गड्डी में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, और वो 2 पत्ते ईंट के हैं। आपको ये बताना है कि खोया हुआ जो पत्ता है वो ईंट का है, इसकी क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा है, लैंग्वेज इतनी कम दे रखी है कि कैसे पता चले कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ जो सिस्टम मैंने बताया है, जो स्ट्रक्चर मैंने बता रखा है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। देखिए E1 E2 PE1 PE2 और इवेंट ए, और उसके बाद में ये PA/E1 PA/E2, और इन दोनों में से जो आपको एक फाइंड करना है क्वेश्चन में, हम इसमें से एक एक करके इसमें से निकालते हैं डाटा। तो सबसे पहले E1 और E2। E1 खोया हुआ पत्ता ईंट का है, और दूसरा खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, तो PE1 क्या हो जाएगा 13C1/52C1, और PE2 क्या हो जाएगा 39C1/52C1। ठीक है, क्योंकि PE1 यानी कि खोया हुआ पत्ता ईंट का है, तो 13 पत्ते ईंट के हैं और 13 पत्ते ईंट के नहीं है, इस इट मींस 39 रह जाएंगे 39, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये हमारे पास PE1 और PE2 आ गया। अब बात करें इवेंट ए। इवेंट ए को डिफाइन करेंगे हम कि पत्ता खोया हुआ है, वो ईंट का पत्ता है और खोया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में नीचे तो हो जाएगा 51C2 और ऊपर बनेगा 12C2। ये तो हो जाएगा आपके ईंट का पत्ता खोया हुआ है, क्योंकि 13 में से एक कम हो जाएगा इसलिए 12C2 लिए, और यहां खोया हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में ये 13C2/51C2 हो जाए, तो ये हो जाएगा 12 × 11, और अपॉन में ये 51, तो ये 51 ×
50, ये होगा 13 इंटू 12 और नीचे हो जाएगा 51 इंटू 50। अब हमारे को इसने पूछा क्या है, ये सारी चीजें हम ले चुके। अब हमें इन दोनों में से एक बात पूछी होगी कि वो खोया हुआ पत्ता ईंट का है या जो खोया हुआ नहीं है वो पत्ता ईंट का है। ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां इसने ये पूछा है कि खोया हुआ पत्ता जो है वो ईंट का है, ये बात नहीं पूछी है। हम बेस थ्योरम के अंदर इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, नीचे वाला जो है सिस्टम सेम रहेगा, ऊपर वाले में इसने 1 1 ही कर रखा है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, बेस थ्योरम में एज इट इज रहेगा। हाँ, अगर ये दूसरा वाला पूछता तो ये 1 1 की जगह 2 2 कर लेते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो PE1 आपके पास में क्या है, ये हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट कर ली है, इसके अंदर जो गिवन वैल्यूज थी। अब इससे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से करके आंसर लिख रहा हूं, 11/50 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इतना प्यारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, छोटा सा था, लेकिन समझ में आना चाहिए कि इसमें E1 क्या है, E2 क्या लेना पड़ेगा और A इवेंट क्या लेनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, A के सत्य बोलने की प्रायिकता 4.5 है, तो क्लियर बात हो गई, असत्य बोलने की 1/5 हो जाएगी। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ही वो सत्य बोलता है तो उसकी प्रायिकता 4/5 आती है, और उस केस में वह एक कॉइन को टॉस करता है, सिक्का उछालता है, और जब सिक्का उछालता है तो उसने ये पाया कि उसमें हेड आया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि वास्तविक रूप में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा कह रहा है कि हमारे पास 2 इवेंट कह रहा है, तो E1 इवेंट को तो अपन कहेंगे कि वह सत्य बोलता है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और ये हो जाएगी वह झूठ बोलता है। मैं फॉल्स लिख देता हूं समझने के लिए। अब PE1 साफ दे रखा है इसने 4/5 सत्य बोलने की प्रायिकता, तो उस कंडीशन में PE2 क्या हो जाएगी 1/5। अब हमारा काम हो गया। अब इसने कहा कि A क्या होगी, हमारा अगला काम इवेंट A जो स्ट्रक्चर हमारा है उसमें यूज करने के लिए। तो A इवेंट क्या हो जाएगी इसमें हेड आना, चित्त प्रकट होना। अब यहां जैसे ये चीज मिल गई, हमारे पास 2 चीजें, यानी वह सत्य बोलता है और हेड आता है। ठीक है, तो उसके अंदर साफ साफ बात है कि कॉइन टॉस करा तो हेड आने के लिए हाफ ही होगी, और अगर वह असत्य बोलता है तो भी तो हाफ ही होगी। फर्क क्या है, क्योंकि कॉइन में तो हाफ हाफ ही होती है। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा होगा कि वह हेड तो आ रहा है लेकिन वह सत्य बोलता तब आ रहा है, या फिर हेड तो आ रहा है लेकिन वह असत्य बोलता है, झूठ बोलता है तो आता है। तो यह इसने पहला वाला क्वेश्चन पूछा है। तो बेस थ्योरम के अंदर देखो 1 1 हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना है। PE1 PA/E1 आप इन सब की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो PE1 आपके पास में क्या है 4/5 और PA/E1 क्या हो जाएगा 1/2। ऊपर का काम कंप्लीट। अब अपॉन में सेम नीचे भी वही चीज आएगी 4/5 1/2 प्लस, और PE2 क्या है आपके पास 1/5 और PA/E2 क्या है आपके पास में 1/2। तो 1/2 सब कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर तो बचा 4/5 और नीचे आपके पास बना 4/5 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर आपके पास क्या आ गया 4/5 वास्तविक रूप में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ये आपके मैंने बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन करा दिए जो कि 13.3 एक्सरसाइज में दे रखे हैं 12th की मैथ्स की बुक में। अब नंबर आता है सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे लास्ट में लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि बेस थ्योरम के जितने भी सवाल है उसमें नंबर 2 से लेकर के लास्ट तक के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न पर है बेस थ्योरम पर। लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है मैंने उसको सबसे पहले छोड़ दिया, उसको मैं अब ले रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट बेस थ्योरम का जो स्ट्रक्चर है वो उसमें अप्लाई नहीं हो रहा, केवल इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला काम आ रहा है। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इस क्वेश्चन को अगर ठीक से देखो तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करना। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज इतनी क्लियर बता रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया, सबसे पहले 2 केस पहले लिख दीजिए, फर्स्ट और सेकंड केस डाल दिए। अब
क्योंकि फर्स्ट केस इसलिए लिखा कि हम देखते हैं कि क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, शुरुआत में एक थैले में 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये कह रहा है कि उसमें से एक बॉल यादृच्छिक निकाली जाती है रैंडमली। अब उसका रंग नोट करने के बाद उस बॉल को फिर से उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छा वो डाल दी। अब यह कह रहा है कि जिस रंग की बॉल आपने निकाली थी उसी रंग की 2 बॉल उसके अंदर उसने और एक्स्ट्रा डाल दी। अब उस बैग में कुल कितनी बॉल हो गई? 10 और 2 12। तो हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। मैं सबसे पहले इसे R1 नाम दे रहा हूं। मान लिया जाए सबसे पहले बॉल अपन रेड निकाल रहे हैं, तो रेड बॉल निकालने, तो ये रेड बॉल की बात करें इवेंट। अब इसमें PR1 की बात करूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? 5/10, तो ये 1/2। अब ये कह रहा है कि जो बॉल निकाली थी उसको फिर से कलश में रख दो, जो थैला है जो भी है उसमें रख दो, और उसके बाद में जिस रंग की बॉल निकाली थी वैसे ही आपको 2 बॉल एक्स्ट्रा उसमें और डाल देनी। अब एक्स्ट्रा डाल दी तो उस कंडीशन में हमारे पास में यहाँ पहले तो 10 थी, लेकिन अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 5 रेड प्लस 5 ब्लैक, और 2 क्योंकि अपन रेड निकाली थी तो इसमें 2 रेड और हो जाएगी। तो अब हमारे पास कुल कितनी हो गई? 12 बॉल। अब सेकंड कंडीशन में अगर अपन ब्लैक बॉल की बात करें तो ब्लैक बॉल B1 के लिए मैं लिख देता हूं ब्लैक बॉल होना। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये PB1 क्या हो जाएगा? यहां पर भी 5/10 शुरुआत में, ये तो केस हो गया। अब वापस अपन उसी स्थिति पे आ गए, तो ये 5 बॉल ही है ब्लैक, तो 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, अब हम बात करें इसमें कि सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में वो रेड आनी चाहिए, तो उस कंडीशन में ये कह रहा, अच्छा अब यहां क्या हुआ? हमने पहले इसमें ब्लैक बॉल, यहां तो रेड निकाली थी, यहां ब्लैक बॉल निकाली है। सपोज ब्लैक निकाल रहे हैं और ब्लैक निकालने के बाद फिर से डाल रहे हैं, तो 10 तो हो ही रही है, लेकिन ये कह रहा कि निकाले गए रंग की 2 बॉल एक्स्ट्रा और डाल दी जाती है उसके अंदर। तो आपकी बार भी टोटल कितनी? 12 हो गई ना, टोटल तो 12 हो गई। लेकिन अब की बार यहां पर रेड जो है वो 5 ही है, लेकिन ब्लैक कितनी हो गई? 7। ब्लैक बॉल तो है, ब्लैक बॉल निकालने के बाद में दूसरी बार में रेड बॉल, तो उस कंडीशन में आपके ये क्या बनेगा? कुल इसमें कितना हो गया? 5 ही B1 निकाल ली, लेकिन उस समय टोटल आपके पास में कितनी थी? 12, और 12 में से रेड कितनी है? 5। तो उस कंडीशन में ये हमारे पास 5/12 हो गया। अब हमारा काम हो चुका। तो हमें ये जो पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2 या फिर B1 R2, ये कंडीशन बनेगी, हमें ये निकालना है R1 R2 और B1 B2। मतलब ये हुआ कि ये PR1 डॉट P R1 R2 प्लस P B1 और P B1 और यहां R2, और ये अपन निकाल चुके। तो PR1 हमारे पास में है 1/2 और PB1 भी है 1/2। PR2/R1 अपन यहां निकाला, ये हमारे पास 7/12, और R2/B1 हमारे पास में 5/12। तो उस कंडीशन में देख लीजिए हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। तो ये कितना हो गया? 7/24 और ये 5/24, तो ये आ जाएगा 12/24। तो फाइनली आंसर कितना हुआ? 1/2। आया समझ में?
ये इस क्वेश्चन का तरीका। अब ये क्या कि क्वेश्चन बेस थ्योरम से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसने 13.3 जो एक्सरसाइज है पूरी बेस थ्योरम के स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन दिए। केवल ये पहला ही क्वेश्चन इसने अलग दिया, तो अब कोई भी करने बैठेगा तो पहले ही क्वेश्चन में सब वो अटक जाएगा कि जो बेस थ्योरम का सिस्टम है वो तो इसमें अप्लाई हो नहीं रहा, हम कैसे क्या करें। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करवाया, पहले नहीं करवाया। मैंने कहा इस क्वेश्चन का जो सिस्टम है वो हमें कैसे पता चलेगा। इस क्वेश्चन को छोड़ो, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके लिए हमें क्वेश्चन को 2 या 3 बार 4 बार क्वेश्चन को बार बार रीड करना होगा और क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि क्या क्या गिवन है, क्या क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, हम उनको कैसे उसमें यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहां इसने पहले जो कहा कि 5 बॉल रेड ने 5 बॉल ब्लैक है, अब ये कह रहा था कि इसमें से एक बॉल रेंडमली निकाली जाती है। अब वो बॉल वापस रख दी जाती है रंग नोट करने के बाद। रंग नोट करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आगे कह रहा कि जिस रंग की बॉल आपने निकाली उसी रंग की 2 बॉल एक्स्ट्रा डाल दी जाती है। तो ये देखो सप्रतिबंध प्रायिकता हुई कि नहीं हुई उसके अंदर। पहले एक निकाली, अब वो निकाली, उसके बाद उससे पता चला कि वो किस रंग की है, वो लाल रंग की है, तो हमने लाल रंग वाली बॉल डाली 2 एक्स्ट्रा। तो पहले वाली जो बॉल निकाली उस पर डिपेंड हुई कि नहीं हुई दूसरी वाली इवेंट। सेम ऐसे अपने दूसरे केस में जो बॉल निकाली, मान लिया आपकी बार ब्लैक बॉल निकली थी तो ब्लैक बॉल का रंग नोट किया, मतलब ब्लैक है वो, अब फिर से डाल दी। अब फिर क्या, जो निकाले गए रंग की जो बॉल है उसी के रंग की 2 बॉल और डाल दी, तो वो डाली, तो फिर हमारे पास में कुल 12 हो गई। ठीक है, तो ब्लैक तो 12 हो गई लेकिन रेड तो 5 ही है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में सब प्रतिबंध प्रायिकता हुई सेकंड कंडीशन में। तो हमने इन दोनों को अलग अलग निकाला ये कंडीशन में, इससे हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ ये केवल और केवल सब प्रतिबंध प्रायिकता के लिए है, ये बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर नहीं है। बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर मैंने दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, ध्यान रखना।